हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम आपको जानते ही होंगे, जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड। ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड है क्लास 10 ज्योग्राफी बिहार बोर्ड का SCRT बुक। हम लोग इससे पहले चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे चैनल के पेज पे मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम लोग चैप्टर 1 में एक पार्ट कवर किया था, आज हम लोग फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर 1 ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग को इसके बाद ऑब्जेक्टिव, ये बहुत बड़ा चैप्टर था। इसको हमने जो बुक के नोट्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारा कुछ ऐड अप कर दिया है, और इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, इसके जो भी मतलब एक्सरसाइज के जो भी शॉर्ट हुआ लॉन्ग हुआ, सारे के सारे जो एग्ज़ाम में आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको PDF फॉर्मेट में हमारा ऐप में, जैसे कि आपको मालूम है हमारा ऐप में यहाँ पे इस पर स्टडी मटेरियल में अपलोड हो जाएगा, और इस क्लास का PDF भी यहाँ पे अपलोडेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप नहीं जुड़े हैं तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, इस पर बताया गया है किस तरीके से आप हमारा ऐप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप सारा कुछ, बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, नोट्स PYQ सब कुछ अवेलेबल है, और भी हो जाएंगे सब कुछ यहाँ पे। आपको सब कुछ यहाँ पे स्टडी मटेरियल में अपलोड हो जाएंगे, आपको मैसेज भी चले जाएगा आपके पास। अगर आप जुड़े हुए हैं, नहीं है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन छोटा ही होगा, उतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैंने लिया है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इसको बाद ये पढ़ने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, सब्जेक्टिव बनेंगे, और जो कुछ क्वेश्चंस है वो आपको एक्सरसाइज PDF में करवा दिया जाएगा। PDF के लिए आपको हमारा क्लास ज्वाइन कर लेना है। तो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बार फिर अगर आप देख के चले गए वापस को, अगर भूल गए हमारे चैनल का नाम, तो आपको मुश्किल हो सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अगर कोई आपके फ्रेंड इंग्लिश मीडियम में हो तो बुक का लाइन है कि सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या क्या आता है कि फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। एक क्या क्या फैक्टर्स है, पॉइंट वाइज है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉइल क्या है? सॉइल इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी फॉर्म बाय अनऑर्गेनाइज मटेरियल अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड सॉइल। अगर सॉइल का डेफिनेशन पूछे तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं व्हाट इज सॉइल। ठीक है, देखिए सॉइल क्या है, एक ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है सॉइल कौन सा रिसोर्सेस है, तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यही बात है सॉइल के फॉर्मेशन होने में। तो फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या क्या है, सॉइल्स कैसे कैसे हैं? एक तो रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, फिर यहाँ देखिए पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, यहाँ पे वेजिटेशन, और उसका ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल, टाइम, ये फैक्टर्स है। इसको अगर आप लेके व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये आपको पॉइंट वाइज लिख देना है, आपको पॉइंट वाइज आंसर बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए सब कुछ सोचते हैं पॉइंट वाइज लिखने से नंबर नहीं मिलता है, लेकिन SST है, इसको आप पॉइंट वाइज अगर बना के लिखिएगा ना, तो आपको नंबर उसको देने में इजी होगा, क्योंकि उसको बहुत सारा कॉपी चेक करना है। अब सबका कहानी पढ़ने बैठ जाए, ऐसे लिख के रखिएगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसको पढ़ने में, इसलिए वो पूरा नहीं देखेगा। और इस पॉइंट वाइज लिख के रखिएगा तो उसको चेक करने में टाइम नहीं लगेगा, और वो आप खुशी से नंबर भी दे देगा। अगर आप देखिए, अगर आप इस तरह से राइटिंग वे में लिखते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसके नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन करना होगा, वो हम लोग बाद में बताएंगे जब बहुत सब कुछ हम लोग का तैयारी हो जाएगा तब। देखिए यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ये हम लोग देखिए वहाँ पर कलर के बेसिस पे, थिकनेस के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे, एज, केमिकल पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सॉइल को अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। तो यहाँ पे सॉइल का मेजर टाइप पूछ सकता है आपको। देखिए, एल्वियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, डिजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ये सब क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज सॉइल इरोजन का क्या क्या काउजेज है, ये बहुत बार पूछा है। तो क्या डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरीगेशन, वो उसका माइनिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ यूज केमिकल, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज़ करना, पेड़ को काटना, ठीक है, माइनिंग करना, इससे क्या होता है हम लोग का सॉइल क्या होता है, ये खत्म होने लगता है। ठीक है, इरोजन होता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, यहाँ से हो सकता है। और उसके बाद ये भी पूछ सकता है उसी में फिलहाल उसको बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं सॉइल इरोजन को, तो हम लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, मतलब एक साल एक चीज़ का खेती किए तो नेक्स्ट साल फिर दूसरा चीज़, मतलब चेंज करते रहे। ऐसा नहीं जो एक साल में मक्के लगा रहे तो हर साल वही चीज़ लगा रहे, उससे क्या होता है
कि हमारा जो सॉइल इरोजन वो कम हो जाता है। इसलिए हर एक चीज़ अलग अलग चीज़ लगाने से हम क्रॉप को रोटेशन करने से हम लोग का सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, एक फार्मिंग प्लेट फार्मिंग यूज़ करना चाहिए, और ऑर्गेनिक मैन्यूर जो मतलब ऑर्गेनिक, केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनिक। अभी तो सब कुछ केमिकल हो गया, लेकिन ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहिए। इससे क्या करें, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। 5 नंबर में आएगा, दोनों मिक्स करके वेर 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 एक जस्ट सेकेंड, किधर से क्या, अरे भाई वेयर आर यू, दिल दिया गला, हाँ जाओ, किधर गया, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है इसके कारण से। हाँ यहीं पे थे। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन काउजेज ऑफ सॉइल इरोजन और सब बच कैसे सकते, ये दोनों क्वेश्चन मिला के पूछेगा 5 नंबर में। आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपको 5 नंबर खुशी खुशी दे देगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से, इसका PDF के लिए आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अगर इसको और थोड़ा लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, आपको जहाँ से मिल जाए। वैसे जब इसका सब्जेक्टिव वाला PDF मिलेगा उसमें हर एक चीज़ आपको डिफाइन रहेगा, ठीक है, वो भी आपको दिक्कत नहीं करना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हम लोग पढ़ लिए। उसका देखिए अब जो वाटर रिसोर्सेज वो पूरा का पूरा वाइल्ड रिसोर्सेज वाला कंप्लीट हुआ। अब और एक पार्ट आ गया वाटर रिसोर्सेज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ फॉलोइंग, सरफेस वाटर है, उसका ग्राउंड वाटर है, एटमॉस्फेरिक वाटर, ओशनिक वाटर, ये सब सोर्स है पानी का। ठीक है, ये पॉइंट वाइज है इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जो जो इंपॉर्टेंट लगा मैं डायरेक्ट उसको लिख के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के आ गया। 16% of world population reside in India, only 4% of water available for it। ठीक है, उसके बाद है about 2/3 of the total surface of water inflow India in the 3 major river country Indus, Gangas and Brahmaputra। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मे बी इनसे कुछ क्वेश्चंस बने, लेकिन मैं फिर भी ले लिया, क्या पता बना दे। लेकिन जब मैं इसका क्वेश्चंस कराऊंगा ऑब्जेक्टिव तब समझ में आ जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बोल दूंगा। ठीक है, इन एनिमल 65%, एनिमल में 65%, प्लांट में 65 to 99% का तो वाटर प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। और शायद मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि एनिमल में कितना % पानी पाया जाता है, ये मैंने देखा है, या प्लांट में, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो देखा मैंने क्लास 10th में बिहार बोर्ड में। देखिए अकॉर्डिंग टू फॉल्कन मार्क, ये कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि वो जो है हर पर्सन को 1000 क्यूबिक लीटर पर डे में पानी पीना चाहिए। ठीक है, यही बोला, तो उससे हम लोग को सबको मालूम है। एट प्रेजेंट अबाउट 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रो पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिससे पानी से बिजली बनाया जाता है, उसको हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, उसका 3/4 ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, विच इज़ स्लाइन। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है और बहुत इजी क्वेश्चन है, अर्थ को कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, पानी है इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, या फिर अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं। ये 2 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, चलिए 96.6 टोटल वाटर वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन द ओनली ओशियन। ये बहुत बार पूछा गया है। कितना 2.5 फ्रेश वाटर पाया जाता है। ठीक है, ओनली फ्रेश वाटर कितना 2.5, और बाद बाकी ओशियन में कितना पाया जाता है 96.6। ऑब्जेक्टिव मिलेगा इस पर आपको, इसलिए ये पॉइंट, ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट नेशनल रिसोर्सेज है। ये जनरेशन किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इससे क्या करता है, और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बहुत यूज़ है। वाटर का क्या क्या यूज़ नहीं है, सब जगह वाटर ही यूज़ है। ठीक है, और देयर आर 2 टाइप ऑफ वाटर, 2 टाइप वाटर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? एक फ्रेश वाटर होता है और एक साल्टी वाटर जो नमक, और एक नॉर्मल वाला वाटर। ठीक है, तो वाटर रिवर फाउंड इन स्वीट, जो वाटर रिवर फाउंड में स्वीट वाटर पाया जाता है, और रेन जो है विद रेन ऑल्सो स्वीट वाटर। ठीक है, रेन में भी। ठीक है, और विच इज़ ड्रिंकेबल एबल, सी इज साल्टी वाटर, सी के पास कौन सा है? साल्टी वाटर है। ठीक है, यहाँ देखें, द साउदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड वाटर हेमिस्फीयर, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर को कौन सा हेमिस्फीयर बोला जाता है, हो सकता है ऑब्जेक्ट में पूछ ले तो वाटर हेमिस्फीयर बोला जाता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर। ये इंपॉर्टेंट लाइन लगा, ले लिया मैंने। ठीक है, सोर्सेस ऑफ अर्थ में पानी का क्या क्या सोर्सेस है? 5 नंबर हो सकता है, 2 नंबर में पूछ ले ज्योग्राफी में। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर, ओशनिक वाटर। खत्म खत्म। चलिए
द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक, ये अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर बुक से डीप से बनाए तो ये क्वेश्चन आ सकता है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक इज कहाँ है, सुपीरियर एंड द डीपेस्ट लैक, डीपेस्ट लैक कौन, एक क्या लार्जेस्ट फ्रेश लैक हो गया इज अ लेक सुपीरियर एंड द डीपेस्ट डीपेस्ट लैक कौन सा हो गया, बाइकल। द हाइएस्ट, अगर हाइएस्ट या डीपेस्ट है, यहाँ देखिए फ्रेश वाटर हो गया सबसे पहले, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, डीपेस्ट, डीपेस्ट में दूसरा है क्या, वाइकल, और हाईएस्ट लैक की बात करें तो क्या है, टीटिका। उसके बाद देखिए यहाँ से द लार्जेस्ट साल्ट वाटर, साल्ट वाटर कहाँ पाया जाता है क्या, कैस्पियन सी में, और डीपेस्ट, डीपेस्ट कहाँ पाया जाता है, वो डेड सी में। ठीक है, यहाँ से ये दो आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, इसको कहीं लिख के रख लेना है, नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ से तो जब मन हुआ तब पढ़िएगा, नहीं हुआ तो नहीं पढ़िएगा, लेकिन नोट्स बनाइएगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा, हाँ मैंने मेहनत से लिखा तो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो नोट्स में होना ही चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लास्ट लास्ट में नहीं होगा ना, ऑब्जेक्टिव क्लास करवाऊंगा, लेकिन आपके पास होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव याद रखने के लिए। देखिए ये सब मैंने करा दिया है, अरे ये तो वापस आ गया, फिर से ये दो लाइन वापस आ गया। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा वाटर कहाँ का अवेलेबल, सरफेस वाटर में तो हम लोग कहाँ से, ट्यूबवेल से उठाते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर, वेल और ये सब हम लोग गड्ढा करके उठाते हैं, कम खत्म, इस पे से यही है। उसके बाद ये तो फिर से आ गया। देयर आर मैनी मल्टी प्रोजेक्ट रिवर, यहाँ से वैली प्रोजेक्ट में, यहाँ से ये इसका बारे है, आगे आप लोग का वहाँ पे आएगा। ठीक है, एशिया हाईएस्ट वर्ल्ड सेकंड प्रोजेक्ट इज सुतलज ऑन लेवल भाखड़ा नंगल डैम, ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, ये सब क्या है, जो जो प्रोजेक्ट हुआ था मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसको हम लोग आप कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट कर दूंगा, और या फिर पोस्ट किया हुआ वहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे थे, आगे भी बताया जाएगा। एशियाज हाईएस्ट वर्ल्ड सेकेंड प्रोजेक्ट ऑन सुतलज रिवर इज भाखड़ा नंगल डैम, सुतलज रिवर प्रोजेक्ट कहाँ है, भाखड़ा नंगल डैम, यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट में क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कोसी प्रोजेक्ट ऑन सोन प्रोजेक्ट, कोसी एंड सोन प्रोजेक्ट कहाँ, कौन सा रिवर में हुआ था, कौन सा इसमें हुआ था, रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा। उसका तो वही अकॉर्डिंग टू फॉल्स वाला आ गया। अब ये नेक्स्ट यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव उठा था, इसलिए मैं इसको ले लिया। देखिए आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय फ्लोरा एंड फॉना एंड मिनरल, तो आयुर्वेदा यहाँ से, ये आयुर्वेदा कहाँ का, ये है, ये इंडिया का है। यहाँ से एक आयुर्वेदा इज इंडियन मेथड, यहाँ से आयुर्वेदा चरक, आयुर्वेदा चरक, ये देखिए द फाउंडर ऑफ आयुर्वेद चरक यूज द फ्लोरा फाउना एंड मिनरल्स ऑफ द ट्रीटमेंट डिजीजेज थाउजेंड ईयर। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था, आयुर्वेदा चरक जो है वो कहाँ से उठाया गया था, अपना कौन सा कहाँ का मेथड है, तो अपना इंडियन मेथड है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये डू यू नो से क्वेश्चन लगभग डू यू नो से भी क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया, आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे यूज किया जाता है, फ्लोरा फाउना से। ठीक है, एंड मिनरल्स से। ठीक है, और द फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा इज चरक, ये याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आया था, मे बी 2018 में शायद। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ कौन सा मेथड है, ये इंडियन मेथड है, ये भी याद रखिएगा, आयुर्वेदा। ठीक, अब आते हैं मिनरल्स रिसोर्सेज से। मिनरल रिसोर्सेज से नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको मैंने बुक से लिया। मिनरल्स इज द नेचुरल सब्सटेंस जो किससे प्रॉपर मिक्स है, केमिकल और फिजिकल। इन अदर वर्ड मिनरल कॉल सॉलिड नेचर, उसको सॉलिड इसलिए बोलते हैं कि ठोस होता है ऑफ द सब्सटेंस, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, पर्टिकुलर इंट्रैक्शन ऑफ एटम स्ट्रक्चर, उसका एटम और स्ट्रक्चर से कंबाइन होता है। ठीक है, वहाँ से फिर आपको रॉक और रॉक्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ मिनरल्स, ये क्वेश्चंस अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बुक में है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट समझता हूँ। मेटालिक टाइप ऑफ मिनरल में दो टाइप का आता है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक पहले पढ़ लेते हैं, तब देखते हैं आगे नॉन मेटालिक। मेटालिक क्या होता है, दीज मिनरल कंटेन मेटल, जो मेटल कंटेन करेगा उसको बोलेंगे मेटालिक। सिंपल एग्जाम्पल पूछ ले तो आयरन, कॉपर, निकल, मैग्नीशियम। देखिए इसको फिर दो कैटेगरी में डाला है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो ऑब्जेक्टिव में बात करें, एक तो मेटालिक मिनरल किसको बोलेंगे, जो मेटल कंटेन करता है, ख़त्म बात। और ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है इसमें से दे देगा, इसमें से कौन मेटालिक मिनरल्स है, तो आपको ये याद रखना। अब मेटालिक मिनरल को दो इसमें बांटा है, फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस। फेरस जिसमें क्या होगा, फेरस मतलब होता है आयन, फेरस मतलब होता है आयरन, जिसमें आयरन मौजूद है उसको बोलेंगे फेरस मिनरल।
ख़त्म। और नॉन बोलेंगे किसमें, जिसमें नहीं है, ख़त्म। देखो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। दोज मिनरल विच आर ग्रेटर कंटेंट ऑफ आयरन, मतलब कि जिसमें ज़्यादा पाया जाता है, मतलब कि ज़्यादा पाया जाता है आयरन, उसको क्या बोलेंगे, फेरस मिनरल। और जिसमें नहीं पाया जाता, मतलब कम पाया जाता है, बहुत कम, लेस, नहीं के बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन आयन कंटेंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन फेरस में जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लीड हो गया, बॉक्साइट हो गया, टीन, कॉपर, ये सब में थोड़ा ना आयरन पाया जाता है। आयरन किसमें पाया, निकल, मैग्नीशियम, आयरन, टंगस्टन, ये सब पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी ये सब पूछ सकता है। इसमें से कौन एग्जाम्पल है फेरस मिनरल्स का, नॉन फेरस मिनरल्स का कौन एग्जाम्पल है। कान किधर से पकड़े, कान तो पकड़ेगा ही, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना। अब देखिए नॉन मेटालिक किसमें बोलेंगे, जो मेटल कंटेन नहीं करेगा, यानी नॉन मेटल कंटेन करेगा। केमिस्ट्री पे आपने पढ़ा होगा मेटल और नॉन मेटल, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लास्ट में ये ख़त्म। हम लोग सारा एसएसटी कंप्लीट करने के बाद साइंस में भी चल जाएंगे, टेंशन न लेने का। नॉन मेटालिक मिनरल्स किसको बोलेंगे, द मिनरल्स कंटेन नॉन मेटल, ऐसा मिनरल जो नहीं करता है, मतलब मेटल कंटेन नहीं करता है, क्या करता है, नॉन मेटल कंटेन करता है, ठीक है। जैसे लाइमस्टोन हो गया, आपका मिका हो गया, कैप्सम हो गया, ये सब है, ठीक है। इसको भी दो हिस्सा में बांटा, एक कार्बनिक एंड नॉन कार्बनिक। नाम सुन के कैसा लग रहा है, नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि जिसमें कार्बन हो उसको बोलेंगे कार्बनिक, नॉन कार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो, बस। दे कंटेन फॉसिल फ्यूल, दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ ब्यूड एनिमल लाइक अंडर द सरफेस ऑफ द कोल। बस देखिए सीधा सीधी, कार्बनिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, ये तो हो गया। फॉसल फ्यूल पाया जाएगा, वो कब बनेगा, जब वो मिट्टी के अंदर दब जाएगा, जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधा, बहुत दिन बाद अर्थ सरफेस में, तो वो क्या बनाएगा, कार्बनिक मिनरल्स बनाएगा, जैसे कोल, पेट्रोल, ये सबको मालूम होगा। नॉन कार्बनिक किसमें लेंगे, जो फॉसल फ्यूल कंटेन नहीं करेगा, जैसे मिका और ग्रेफाइट। यहाँ पे कुछ मैप है, इसको थोड़ा सा देखें। मिनरल्स हम लोग पढ़े, मिनरल्स को दो हिस्से में बांटा गया, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। फिर मेटालिक को दो हिस्से में बांटा गया, एक फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस जिसमें क्या होता है, आयरन पाया जाता है, नॉन फेरस जिसमें कम अमाउंट में, यानी नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से बदतमीजी कर दिया मेरे साथ, कोई बात नहीं, सह लेंगे। फिर हाँ, उसके बाद नॉन मेटालिक किसमें, दो इसमें बांटा गया, कार्बनिक और फ्यूल, और नॉन कार्बनिक। कार्बनिक जिसमें फ्यूल मतलब फॉसिल फ्यूल पाया जाता है, इसमें जिसमें नहीं पाया जाता है। एग्जांपल याद रखना है। डिफरेंस पूछ ले, डिफरेंस पूछा जाता है तो डिफरेंस को लिखने का सही तरीका बिल्कुल बुक में दिया हुआ, इसी तरीके से आपको भी लिखना है। मेटालिक का क्या होता है, ये मेल्टिंग, ऑन मेल्टिंग क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक्सटेंड फ्रॉम मेटालिक मिनरल, मेटालिक मिनरल में ये एक्सटेंड हो जाएगा। नॉन मेटालिक होगा वो किसमें, क्या होगा, जब उससे ये कि नॉन मेटालिक में वो नहीं टूटेगा। ये हार्ड और शाइनी होता है, ये क्या होता है, सेल्फ शाइनिंग होता है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जनरली फाउंड इन इग्निशियस रॉक, और ये कहाँ सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। ये रॉक का टाइप में पड़ेगा जब सॉइल फॉर्मेशन क्लास 7th 8th में ये सब दिया हुआ था, ठीक है। देखिए, और दे कैन टर्न इनटू वायर इनटू हैमर, जब उसको मतलब ये अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब उसको मारेंगे हथौड़ा से तो वो किससे थिन वायर में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन नॉन मेटेलिक तो होगा नहीं, ठीक है। यही कुछ बात था, इसी को अगर 4.5 नंबर में दे दो तो आप लिख सकते हैं। अभी तक तो ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, लेकिन देख सकते हैं इस साल, मोस्ट ऑफ द चांसेस, इसलिए याद रखना है। अब फेरस और नॉन फेरस में क्या क्या डिफरेंस है, देखिए। वो जो आयरन कंटेन करेगा, सबसे पहले वही बात है, जो आयरन कंटेन करेगा वो फेरस, जो लेस करेगा वो करेगा नॉन फेरस। ये क्या होता है, ग्रे होता है, डल होता है, डस्टी कलर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मैनी कलर में, नॉन फेरस बहुत सारा कलर में पाया जाता है। और ये क्या फॉर्म क्रिस्टलाइन रॉक, क्रिस्टलाइन बोले तो मतलब एक अरे रॉक में पाया जाएगा, एक अरेंजमेंट में रह पाया जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे एक ही लाइन पे, क्रिस्टलाइन इसको बोलते हैं, ये आप 12th में पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद ये हर एक रॉक में पाया जाता है, मतलब जो भी शेप इधर उधर ऐसे कर कोई भी शेप में पाया जाएगा, लेकिन ये क्या है, क्रिस्टलाइन ऑर्डर शेप में पाया जाएगा, लाइन बाय लाइन में, ठीक है। यहाँ देखें, ये कार्बन के कुछ ऑप्शन में आपको मिलेंगे, कौन सा कार्बन बेस्ट कार्बन है, तो एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट ग्रेड कोल विच मोर देन 90% कार्बन, तो एंथ्रासाइट इज बेस्ट कोल है, ठीक है, एंथ्रासाइट वाला, ठीक है। उसका और भी पार्ट है। कोल कहाँ से, देखिए, कोल एक्सचेंज फ्रॉम कोल कोकत इन जम्मू कश्मीर, कोल कहाँ से निकाला जाता है, कोकत, यहाँ से ऑब्जेक्टिव इसमें से बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कम 2 आने हैं। इस बार भी हर साल कम से कम 6 में से 2 आता है, 3 आ जाएगा, हो सकता है 4 का 4 आ जाए, याद रखने का। कोल कहाँ से, कोलत और जम्मू कश्मीर से। कर्नाटक किसके लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आयरन ओर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, याद रखना है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट, 2 को याद रखना है, मैग्नीज और बॉक्साइट के लिए। बिहार झारखंड किसके, 80% मिका के लिए, ये बहुत बार यूज किया गया।
और ये डू यू नो वाला भी, ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। इन द प्रोडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ स्टील, 1 टन ऑफ स्टील बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 10 किलोमीटर ऑफ मैग्नीज चाहिए, यूज़ करते हैं मैग बनाने के लिए। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट नोट से ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए अब हम लोग बढ़ेंगे शायद आखिरी, एनर्जी पावर एंड रिसोर्सेज। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग कर रहे हैं, ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे और सब्जेक्टिव में आपको सारा कुछ डिटेल में दे देंगे, आप पढ़ते रहिएगा, उससे भी आपको जो भी आप इंपॉर्टेंट लगे आप लिखिएगा या फिर अपने से लिख सकते हैं तो वेरी गुड। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। बिहार बोर्ड है, उतना हार्ड पूछेगा नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ से पूछेगा वो पढ़ के जाएंगे, कम पढ़ेंगे ज़्यादा नंबर लाएंगे, यही तो अपना रूल है। ठीक है, चलिए भाखड़ा नंगल डैम सबसे पहले पूछा जाता है, ये कहाँ पे, कौन से रिवर में, सबसे पहले यही पूछा जाता है और यही पूछा ही जाता है और कुछ पूछा नहीं जाता है। भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पर जाता है, एक सुतलज, कौन सा रिवर में है, बिल्ड ऑन सुतलज इन हिमालय रीजन, बस इतना पूछाएगा, बस इतना ही, कितना क्या होता है ये सब कुछ नहीं, ये जो इधर जो पूछा है इधर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये आपको ये लाइन वाला से पूछा जाता है, बस काम ख़त्म, इतना ही याद रखना है इस लाइन पे। आपको ये फुल्ली याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं तो वेल गुड, आपको नोट्स मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में अपना बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे होता है, ऑन द रिवर सतलज पे, वो कहाँ है, हिमालय रीजन, हिमालय रीजन भी तो नहीं पूछा जाए कौन सा रिवर पे, यही पूछता है बस। उसके बाद डैमोडर वैली प्रोजेक्ट या कहाँ पे है, ये नॉट, दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट प्रिवेंट झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये नहीं पूछा अभी तक, डैमोडर वो का है, बट हेल्प टू, ये प्रोड्यूसिंग मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये बनाया गया था, कहाँ पे है क्या, तहेरिया, अलग अलग जगह में इसको बनाया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन शायद नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये बचाने के लिए झारखंड और वेस्ट बंगाल को, ठीक है, बाढ़ से बचाने के लिए बस इसलिए बनाया गया था, आपको यही याद रखना है, इससे क्वेश्चन आता नहीं, मैं पहली बार। ये कोसी प्रोजेक्ट किस पे है, नाम सुन के पता चल रहा है कोसी में ही होगा ना, ऑन द रिवर कोसी, रिवर में कोसी प्रोजेक्ट हुआ था, नॉर्थ बिहार, ठीक है, डैम बनाया गया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए डैम बनाया जाता है, यहाँ पे 2 ये वाट्स से इतना सारा वाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्रोड्यूस किया जाता है, ये इस तरह बात किया जा रहा है, लेकिन हमें क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन आएंगे कोसी प्रोजेक्ट पे, बस इतना। अब आते हैं 4th नंबर में, आपका रिहांद प्रोजेक्ट है, ये किस नदी पे, ये पूछा जा सकता है, अभी तक तो आया नहीं है, तो रिहांद रिवर पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट एक का लाइन आता है कि ये मीटर ये नहीं, एंड क्रिएटिंग आर्टिफिशियल लैक, मैं इस पर एक चार्ट दे दूंगा आपको, यहाँ पे चार्ट मैंने बनाया था खुद के लिए, वो चार्ट आपको कहाँ पे दे दूंगा, अपना ऐप पे ही दे दूंगा, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल लैक और कौन कौन सा लैक है और डैम है, एक इस पे रहेगा, आपको याद करने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल लैक गोविंद बल्लभ पंत ये सागर आर्टिफिशियल लैक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बस ये उठ सकता है, उसके ज़्यादा कौन कहाँ से कितना वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ये सब कुछ नहीं पूछने वाला है, सिंपल है, ठीक। अब आते हैं हरिकुंड डैम, ये कहाँ कौन सा है, ये महानदी ऑन उड़ीसा, लॉन्गेस्ट डैम है, ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, ये याद रख सकते हैं बस, और कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है। क्या, हरिकुंड प्रोजेक्ट कहाँ कौन से इस रिवर पे, महानदी पे, वो कहाँ पे, उड़ीसा में, लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का, बस काम खत्म, कितना मीटर वो मीटर कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक। अब आते हैं चंबल वैली प्रोजेक्ट, ये कौन सा क्या था, डैम ऑन द रिवर चंबल, रिवर कौन सा, रिवर का नाम चंबल पे, गांधी सागर, ठीक है, ये सब अलग अलग, सागर एंड कोटा, ये सब क्या कहता है, पावर, इसको पावर स्टेशन बनाया गया था, 2 लाख किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है, ठीक है, डैम का। उसके बाद है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट वैली प्रोजेक्ट ऑफ द साउथ इंडिया एंड द कर्नाटका ऑन रिवर ऑन तुंगभद्रा, ठीक है, ये याद कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट सब यही पॉइंट आपको नॉर्मली याद करना है, ज़्यादा प्रोजेक्ट इस पर याद नहीं करना क्योंकि SST बहुत बड़ा है, ये तो ज्योग्राफी है, अभी तो और सब बुक बाकी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा याद करना है, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है वही। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है न्यूक्लियर पावर से, तारापुर न्यूक्लियर पावर कितना लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर है किसी एशिया का, हर बार यही क्वेश्चन आएगा, जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर कहाँ पे है, तो उसका नाम क्या है, तारापुर न्यूक्लियर पावर, एशिया में सबसे बड़ा न्यूक्लियर लार्जेस्ट, तो ये आपका ऑप्शन में आ जाएगा, आंसर टिक कर दीजिए, ख़त्म कहानी, और इससे कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं करना है। राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर पावर, ये कहाँ पे है, कोटा राजस्थान में है, जहाँ पे अपना
बस ये क्वेश्चन आना आएगा कि राणा प्रताप न्यूक्लियर पावर कहाँ पे है सिचुएटेड, तो कोलकाता राजस्थान, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ चंबल, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, किस लिए, वाटर सप्लाई पावर स्टेशन को देने के लिए, बस और कुछ नहीं, इतना भी नहीं पूछेगा कहाँ पे। कलपक्कम, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ, तमिलनाडु में, ये बहुत बार पूछा गया है। कलपक्कम कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो पावर हाउस है वो तमिलनाडु में, बस इतना पूछा जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ नरोरा पावर न्यूक्लियर प्लांट, ये कहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आप ये भी याद है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, लेकिन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ही रहता है, इसलिए बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, एक लाइन में बस लिखते रहिएगा, बस यहाँ से इट इज सिचुएटेड ऑन द नियर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, खत्म, इससे ज़्यादा क्वेश्चन लिखना ही नहीं है। कलपक्कम ये नहीं, ककरपरा न्यूक्लियर पावर कहाँ पे है, नियर द सी ऑफ गुजरात, ये भी है, बस यहीं नियर द गुजरात में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे है, सिचुएटेड क्या है, लगुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यहाँ तक पूछा तो नहीं है। ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोग्रेस द कोलेब्रेशन ऑफ रशिया, ये रशिया कोलेब्रेट करने के लिए किसका, रशिया में, ठीक है, ऑफ द पॉइंट इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु बस सबको याद रखना है, काम खत्म है। ये कुछ पॉइंट, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा आएंगे, ये तारापुर, पहला राणा प्रताप सागर, कलपक्कम, ठीक, उसका नरोरा, ठीक है, और बस ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये चार याद रखने का अच्छे से, ठीक है। भांगरा, यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाखरा नंगल डैम प्रोजेक्ट लार्जेस्ट वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया, याद रखने का है। 1901 इंडियन फर्स्ट रिफाइनरी ऑयल, ये का डिगबोई आसाम, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका आधार कार्ड के नंबर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत बार पूछा गया है कि फर्स्ट रिफाइनरी ऑयल कहाँ पे, आसाम डिगबोई में, बहुत बार आपने देखा होगा, अपने PY को देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर ऑफ द एशिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए फिर से रिवीजन हो गया आपका। कोल पेट्रोल इज द लार्जेस्ट एंड कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, याद रखने का। यहाँ से मैं कुछ बातें बताने के लिए इस वर्ड पॉइंट को लिया हूँ, वो इसमें इसको ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, 3 ऑप्शन टिक कर देना। और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टिंडल एनर्जी, वेब एनर्जी, इस बायोगैस, बायो एनर्जी, ये सब के नॉन कन्वेंशनल सोर्स। ऑप्शन देखिए कौन सा कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। एंथ्रेसाइट इज द हाईएस्ट ग्रेड कॉइल इन द कार्बन कंटेंट 90%, ठीक है, इसमें से क्योंकि ये जलने के बाद धुआं नहीं छोड़ता है और हीट बहुत हार्ड रहता है, इसीलिए इसको कुकिंग कोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंथ्रेसाइट कोल का सब टाइप है। बेसमेंट, ये अमाउंट ऑफ कार्बन 70 से ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, कितना पाया जाता है 70 से 90%, ये भी क्या है कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इंडियन टाइप है। लिग्नाइट, ये भी 30 से 70% कार्बन रखता है, ये मोर स्मोक करता है लेकिन कम हीट करता है, ठीक है। पीट सबसे घटिया पूछा तो सबसे घटिया कौन सा कोयला है, तो पीट में ऑप्शन, और सबसे बेस्ट एंथ्रेसाइट, खत्म कहानी खत्म। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, देखिए यहाँ से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रखा है कि कंटिन्यूस पावर, सोलर रे, ग्राउंड हीट, विंड फ्लोइंग इन वाटर, एग्जॉस्टिव पावर, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन यहाँ से आ जाएंगे। इसमें से बोलो, इसमें से कौन सा प्राइमरी एनर्जी है, तो याद रखना है सब, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ठीक है, रेडियो एक्टिव मिनरल्स प्राइमरी। सेकेंडरी में इलेक्ट्रिसिटी, इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एनर्जी, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन में रहेगा, समझिए पूरा रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ अगर बात स्टेटस के डिग्रेडेबल, इसमें से कौन डिग्रेडेबल है, तो कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स। रीन्यूएबल, इसमें से कौन कौन सा है, फ्लोइंग विंड, वेव, सोलर पावर, इस ऑप्शन में रहेगा। इसमें से बोले, इसमें से कौन बायोलॉजिकल एनर्जी है, तो ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल। और इनऑर्गेनिक कौन सा रहेगा, पावर, वाटर पावर, विंड पावर, सोलर पावर और फ्यूल पावर, ठीक है। इसमें से वही कन्वेंशनल सोर्स कौन सा आएगा आपका, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन आने वाले, इसलिए याद रखना। नॉन कन्वेंशनल को सन, विंड, टिंडल, न्यूक्लियर पावर, हॉट स्प्रिंग, ये सब क्या नॉन कन्वेंशनल। ये आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर
पूरा का चैप्टर आपका जो इम्पोर्टेंट लाइन था बुक का, हमने SCERT बुक का जो भी इम्पोर्टेंट लाइन लगा मुझे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं SCERT का, हमने पूरा लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर दिया। आधा घंटा लगा, पहले का शायद 16 मिनट होगा, मतलब 40 मिनट में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया। इसी तरह से चैप्टर 2 स्टार्ट किया जाए, या फिर हम लोग दूसरा बुक इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री जो आप लोग बोले वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसके वीडियो के बाद ही आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव के लिए आपको मालूम है सब्जेक्टिव बहुत कुछ उसमें ऐड रहेगा, आपका सब कुछ रहेगा, जो भी जो बुक का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। उसका PDF इसलिए मैं दे दूँगा। PDF कहाँ पे हमारा आपको मालूम है, क्लासरूम में। क्लासरूम कहाँ पे है? क्लासरूम को पाने के लिए नॉर्मल से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और हमारा इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सब्जेक्ट पे ध्यान देते रहिए। SST मेरे जिम्मे मैं ख़त्म करवा दूँगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। हमने इस चैनल दिसंबर में ही बनाया था, 21 दिसंबर ऐसे कुछ। उसके बाद हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी एग्ज़ाम आने तक हमने साइंस कंप्लीट किया, सोशल साइंस कंप्लीट किया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, VVI क्वेश्चन, यहाँ तक कि मैथ का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन के, मतलब हर एक चीज़ कर लिया था एग्ज़ाम से पहले। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश भी, ग्रामर भी, सब कुछ हमने बता दिया था बहुत कम टाइम पे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। एक मेरा काम यही है, कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान, सीधा सीधी बात खत्म। ज़्यादा ज्ञान लेना है कम टाइम में, क्योंकि उतना ही पढ़ना जितना आना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। और इस चैप्टर का नोट्स और ये भी वीडियो का नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। हमारा ऐप के लिए क्या क्या करना होगा इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।